जय श्री बालाजी की। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपिका मंत्री मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन रतनगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सब कैसे हैं? जैसा अपने इस इकोनॉमिक्स के वीडियो में अपन 12th क्लासेज में अपन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का अध्ययन करें, जिसमें अपना चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, मांग की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ डिमांड, जिसके पिछले कई वीडियो में बना चुकी हूँ। उन वीडियो में अपन ने मांग के बारे में कुछ चर्चा की थी, मांग के प्रकारों के बारे में, मांग के तत्वों के बारे में, मांग बाजार मांग के बारे में, व्यक्तिक मांग के बारे में, और फिर अनुसूची के बारे में, व्यक्तिक मांग अनुसूची के बारे में, बाजार मांग अनुसूची के बारे में, मांग के निर्धारक तत्वों के बारे में, मांग मात्रा में परिवर्तन, मांग में परिवर्तन यानी विस्तार और संकुचन, और मांग में शिफ्ट, दाईं तरफ मान लो, या विवर्तन। ये जो अपन पिछले वीडियो में इनके अपन ने चर्चा की थी, मांग मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन, जिसमें विस्तार और संकुचन, शिफ्ट, दाईं तरफ शिफ्ट और बाईं तरफ शिफ्ट, मांग में विवर्तन। तो आज अपन इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे मांग के नियम, लॉ ऑफ डिमांड। मांग का नियम क्या होता है? जैसा ही मैंने आप चैप्टर नंबर 3 शुरू किया था, उसमें मैंने आपको मांग के बारे में कुछ बताया था और मांग का नियम भी बताया था कि इसमें मांग का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मांग का नियम का एक आप जान सकते हो, मांग के नियम को एक ही वर्ड में बता सकते हो, कीमत और मांग मात्रा के बीच में विपरीत संबंध। कीमत और मांग मात्रा के बीच में क्या होता है? विपरीत संबंध। या बता सकते हो अप्रत्यक्ष संबंध, या बता सकते हो आप प्रतिलोम संबंध, या बता सकते हो आप उल्टा संबंध। प्रतिलोम बता सकते हो, उल्टा बता सकते हो, अप्रत्यक्ष बता सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें दो चीजों की गणना होगी, कीमत और एक मांग मात्रा की। अगर आपकी कीमत बढ़ गई तो आपकी मांग मात्रा क्या होगी? कम। अगर आपकी कीमत कम होगी तो आपकी मांग मात्रा क्या होगी? बढ़ गई। तो इसमें क्या होता है? विपरीत संबंध। आइए शुरुआत करते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए, लिखना स्टार्ट कर लीजिए कि मांग का नियम यह बतलाता है कि अन्य बातों के स्थिर रहने पर, अन्य बातें, यह हर बार सेंटेंस आ रहा है, अन्य बातें मतलब उपभोक्ता की रुचि, अधिमान, प्रतिस्थापन वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, कि अन्य बातों के स्थिर रहने पर एक वस्तु की कीमत के घटने पर, कि एक वस्तु की कीमत के घटने पर उस वस्तु की मांग की मात्रा में क्या होगी? वृद्धि होगी। कि एक वस्तु की मांग का अनेक घटकों पर प्रभाव पड़ता है, जैसे वस्तु की स्वयं की कीमत, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तु की कीमतें, उपभोक्ता की पसंद, भविष्य के बारे में उपभोक्ता की प्रत्याशाएं, जो अपने मांग के घटक पढ़े थे, इन सब का उस पर प्रभाव पड़ता है। तो मांग का नियम यह बतलाता है कि अन्य बातों के स्थिर रहने पर, वस्तु की कीमत में कमी होने पर, या वस्तु की कीमत के घटने पर मांग की मात्रा में वृद्धि होती है, वस्तु की मांग की मात्रा में वृद्धि होती है, और कीमत के बढ़ने पर उसकी मांग की मात्रा में गिरावट आएगी। यदि किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग उसी दिशा में, जिस दिशा में उपभोक्ता की मांग का कीमत के साथ विपरीत संबंध होता है, उस दिशा में उपभोक्ता की कीमत का मांग के साथ कौन सा संबंध पाया जाता है? विपरीत संबंध पाया जाता है। अर्थात कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कमी, अर्थात कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कमी, और कीमत में कमी होने पर मांग में वृद्धि। तो वो क्या कहलाता है? वो मांग का नियम कहलाता है। तो आप कॉपी में नोट कीजिए। ये तो समझाने वाला था कि एक वस्तु की मांग अनेक घटकों पर प्रभाव पड़ता है, एक वस्तु की मांग का अनेक घटकों पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कौन कौन से घटक? जैसे वस्तु की स्वयं की कीमत, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तु की कीमतें, उपभोक्ता की पसंद, रुचि, अधिमान, भविष्य, पसंद, रुचि, अधिमान, भविष्य में उपभोक्ता की प्रत्याशाएं आदि, भविष्य में उपभोक्ता की कीमत, प्रत्याशाएं आदि। तो अब आप अपनी कॉपी में नोट करो कि मांग का नियम यह बतलाता है कि अन्य बातों के स्थिर रहने पर,
कि मांग का नियम यह बतलाता है कि अन्य बातों के स्थिर रहने पर एक वस्तु की कीमत घटने पर उस वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि होगी तथा कीमत के बढ़ने पर उसकी मांग की मात्रा में गिरावट आएगी। यदि किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग उसी दिशा में जिस दिशा में उपभोक्ता की मांग का कीमत के साथ विपरीत संबंध होगा, अर्थात कीमत में वृद्धि होने पर उपभोक्ता की मांग मात्रा में कमी और कीमत में कमी होने पर उपभोक्ता की मांग मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी, वह क्या कहलाता है, वह मांग का नियम कहलाता है। आया समझ में? चलिए अब इसका डायग्राम के साथ मैं आपको इसको बता देती हूँ। साथ साथ में आप इसका डायग्राम भी नोट करते देखिए। डायग्राम एक तरफ कीमत दिखाई है और एक तरफ वस्तु की मात्रा दिखाई है। तो जब 100 रुपए कीमत है तब वस्तु की मांग मात्रा है 250 रुपए या अनार की मात्रा है 250 और कीमत कम होके 75 हो जाती है तो वस्तु की मांग मात्रा बढ़ के कितनी हो जाती है, 500 ग्राम। तो इस प्रकार कीमत और वस्तु की मांग मात्रा में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। कि अपन y एक्स पे तो x एक्स पे तो अपन ने वस्तु की मांग मात्रा दिखाई है, y एक्स पे अपन कीमत को दर्शा रहे हैं, अनार की प्रति किलोग्राम कीमत को दर्शा रहे हैं। जब अपने अनार की कीमत 100 रुपए प्रति किलोग्राम थी तब अपने अनार की मांग मात्रा कितनी थी, 250 ग्राम। जब अनार की कीमत कम होकर 75 रुपए हो गई तब अपनी मांग मात्रा बढ़ के कितनी हो गई, 500 ग्राम। उपभोक्ता की अनार की मांगी जाने वाली मात्रा कितनी हो गई, 500 ग्राम। तो अतः अपन बता सकते हैं कि अन्य बातों के स्थिर रहने पर वस्तु की कीमत में कमी आने से उपभोक्ता की मांगी जाने वाली मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। वह वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में क्या पाया जाता है, वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में प्रतिलोम संबंध, वस्तु की कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा में प्रतिलोम संबंध पाया जाता है। तो बता सकते हो पहले अनार की कीमत 100 रुपए थी तब मांग मात्रा थी 250। जब अनार की कीमत 75 रुपए हो गई तब 75 हो जाती है। जब कीमत कम होकर 75 हो जाती है तो अपनी मांगी जाने वाली मात्रा कितनी हो जाती है, 500 ग्राम। अनार की मांगी जाने वाली मात्रा कितनी हो जाती है, 500 ग्राम। तो अतः हम देख सकते हैं कि अन्य बातों के स्थिर रहने पर कीमत में कमी आने पर उपभोक्ता की मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ती है तथा और कीमत में वृद्धि होने पर उपभोक्ता की मांगी जाने वाली मात्रा में क्या आती है, कमी होती है। अतः वस्तु की कीमत और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा में क्या संबंध पाया जाता है, प्रतिलोम संबंध पाया जाता है। उल्टा या अप्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। विपरीत बता सकते हो, प्रतिलोम, उल्टा या अप्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। तो ये था अपने मांग का नियम। समझ में आया होगा, आपके नोट भी साथ में किया होगा। चलिए इसको डायग्राम को भी बना लीजिए। फिर बता सकते हो सामने बिंदु E दिया हुआ है, फिर उस पे P थी, फिर Q था, फिर P1 कम होके P1 बढ़ के Q1, पहले PQ फिर कम होके P1 बढ़ के Q1। सामने बिंदु E था, फिर दूसरा सामने बिंदु क्या आ गया, E1। पहले E था, फिर दूसरा सामने बिंदु E1 आ गया और अपना वक्र था DD। अपना वक्र कौन सा था, DD वक्र। तो इस प्रकार से ये होता है मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। इस प्रकार से अपने मांग का नियम है लॉ ऑफ डिमांड। आया समझ में, नोट कर लिया। चलिए अपन नेक्स्ट पे चलते हैं, मांग के नियम की व्युत्पत्ति। नेक्स्ट बताती हूँ मैं आपको मांग के नियम की व्युत्पत्ति। कौन सा, अपना मांग के नियम की व्युत्पत्ति। देखिए मांग के नियम की व्युत्पत्ति कि किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के बीच में विपरीत संबंध या मांग के नियम को दो तरीके से व्युत्पन्न किया
जाता है। क्या बता सकते हो आप? कि किसी वस्तु की कीमत, लिख लो साथ साथ में, किसी वस्तु की कीमत और किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के विपरीत संबंध कौन सा संबंध पाया जाता है? विपरीत संबंध पाया जाता है। कि आपने बताया कि किसी वस्तु की, मैंने बताया किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के विपरीत संबंध या किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के विपरीत संबंध या प्रतिलोम संबंध या मांग के नियम को दो तरीकों से किसी वस्तु की कीमत या मांगी जाने वाली मात्रा के विपरीत संबंध या प्रतिलोम संबंध या मांग के नियम को दो तरीके से व्युत्पन्न किया जाता है। कितने तरीकों से? दो तरीकों से उसको व्युत्पन्न क्या कर सकते हैं? किया जा सकता है। दो तरीकों से उसको व्युत्पन्न किया जा सकता है। इसको नोट कर लेना साथ में कि दो तरीकों से इसको व्युत्पन्न किया जा सकता है। कौन कौन से दो तरीके हैं वो? पहला तो है सीमांत उपयोगिता। पहला है आपके, कौन सा है पहला? आपके सीमांत उपयोगिता, कीमत के संबंध से। ये आपको अभी जैसे मैं बताऊंगी तो तुरंत आपको याद आ जाएंगे कि आपने इनका चैप्टर नंबर 2 उपभोक्ता के संतुलन में इनका अध्ययन जरूर किया है। 2 नंबर है आपके सम सीमांत उपयोगिता नियम। सम सीमांत उपयोगिता कौन सा है? 2 नंबर आपके सम सीमांत उपयोगिता नियम। देख लो, MUX बट्टा PX MUY बट्टा PY, ये अपन ने पढ़ा था ना उपभोक्ता के संतुलन के अंदर। MUX बट्टा PX इज इक्वल टू MUY बट्टा PY से। कि आपने देखा था कि अपन उपभोक्ता के संतुलन के अंदर अपन ने देखा था सम सीमांत उपयोगिता नियम। तो इसके दो तरीकों से इसको व्युत्पन्न किया जा सकता है। पहला सीमांत उपयोगिता जो कि कीमत के संबंध से, और दूसरा है सम सीमांत उपयोगिता नियम MUX बटा PX इज इक्वल टू MUY बटा PY से। अब इन दोनों शर्तों से अपन मांग के नियम की व्युत्पत्ति देखे थे। मैंने बताया था आपको कि ये जो नियम है वो किसको व्युत्पन्न करता है? मांग के नियम को। तो चलिए अपन इनका देखते हैं। तो 1 नंबर से शुरुआत करते हैं। तो पहला है अपना सीमांत उपयोगिता, कौन सा है? पहला है अपना
सीमांत उपयोगिता। इस सीमांत उपयोगिता नियम के अंदर अपन देखेंगे कि सीमांत उपयोगिता है जो अपन इसका संबंध किससे बताएंगे, अपन इसका संबंध बताएंगे कीमत के किसके संबंध से, कीमत के संबंध से। तो कीमत के संबंध से अपन इसका बताएंगे कि आप साथ साथ में नोट करते रहना कि उपभोक्ता संतुलन की दिशा में उतनी ही मात्रा की मांग करता है जहां पर mu बराबर p की शर्त पूरी होती है, कि उपभोक्ता संतुलन की दिशा में उतनी ही मात्रा का प्रयोग करता है जहां पर mu बराबर p की शर्त क्या होती है, पूरी होती है। अब अपन इन शर्तों को देखेंगे कि अपन एक बार इनको बढ़ा के देखेंगे, 2 केस करके देखेंगे, एक बार इनको कम करके देखेंगे। तो जहां पर mu बराबर p की शर्त पूरी होती है, तो 1 नंबर अपन कर लेते हैं, यदि mu ग्रेटर देन है किससे, p से। यदि mu ज्यादा है p से तो इस कंडीशन में क्या होती है, यदि अपनी कीमत घटती है और अपनी सीमांत उपयोगिता अधिक होती है तो क्या, तो साथ साथ में लिखना कि यदि किसी वस्तु की कीमत घटती है और उसकी सीमांत उपयोगिता कीमत से अधिक हो जाती है तो उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदने के लिए प्रोत्साहित करती है। क्योंकि अपनी कीमत कम है और अपनी उपयोगिता ज्यादा है, तो उपभोक्ता के जब पैसे कम लग रहे हैं तो अपन उसकी मात्रा क्या खरीदेंगे, ज्यादा खरीदेंगे। कि यदि किसी वस्तु की कीमत घटती है और उपभोक्ता को उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदने के लिए प्रोत्साहित करती है, तो अगर जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो क्या होता है, उपभोक्ता की उस वस्तु की क्या होती है, मांग बढ़ती है। तो ऐसा तब तक होता है जब तक सीमांत उपयोगिता पुनः घटकर कीमत के बराबर नहीं हो जाती। कि अगर कोई किसी वस्तु की कीमत कम हो रही है तो उसकी सीमांत उपयोगिता, उपभोक्ता उसकी मात्रा क्या करेगा, ज्यादा खरीदेगा, मतलब कीमत घटने पर उसकी मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक वह उसकी कीमत को जब तक बढ़ाकर उसके बराबर न कर दे। कि सीमांत उपयोगिता पुनः घटकर कीमत के बराबर नहीं हो जाए, कीमत तो नहीं बढ़ा सकते लेकिन सीमांत उपयोगिता घटकर पुनः कीमत के बराबर नहीं हो जाए, ऐसा तब तक होता रहेगा। तो आप नोट कर लो, यदि किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी सीमांत उपयोगिता कीमत से क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, और वह उपभोक्ता को उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदने के लिए प्रोत्साहित करती है। अगर जब किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उपभोक्ता की उस वस्तु की मांग बढ़ती है, ऐसा तब तक होता है जब तक सीमांत उपयोगिता पुनः घटकर कीमत के बराबर नहीं हो जाती। ये थी अपनी बात नंबर 1, केस फर्स्ट। अब देन सेकंड देखो, अब एक बार अपन ने कीमत को कम कर दिया, कीमत को अपन बढ़ा देंगे तो mu क्या हो जाएगी अपनी कम, mu लेस देन p। इसमें mu तो हो गई अपनी कम और अपनी कीमत क्या होगी, अधिक। अब कैसे, अब देखते हैं अपन कि यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी सीमांत उपयोगिता कीमत से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यदि किसी वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, गिर जाती है, लिखो तो लिख लो, चाहे रहने दो, इसकी बढ़ जाती है अधिक लिख लो। यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, कीमत से कम हो जाती है। अतः उपभोक्ता तब तक किसी वस्तु की मांग घटाएगा जब तक सीमांत उपयोगिता बढ़कर कीमत के बराबर न हो जाए। तो इसका मतलब कीमत अधिक हो रही है तो उपभोक्ता की मांग क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर अपन कोई मार्केट में वस्तु लेने जा रहे हैं, उसके पैसे बढ़ गए तो अपन अपनी मांग को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो अगर उसकी कीमत अधिक हो रही है तो उपभोक्ता अपनी मांग को क्या कर देगा, घटाएगा, और जब तक सीमांत उपयोगिता बढ़कर कीमत के बराबर न हो जाए। अतः कीमत के बढ़ने पर मांग क्या रहती है, घटती है। आया समझ में कि अगर अपनी कीमत बढ़ रही है तो उसकी मांग क्या हो रही है, कम हो रही है, और सीमांत उपयोगिता तब तक क्या हो, सीमांत उपयोगिता भी क्या हो रही है, कम हो रही है। और पहले वाले में था कि अगर अपनी कीमत कम हो रही है तो सीमांत उपयोगिता ज्यादा हो रही है तो मांग भी ज्यादा हो रही है। तो उपभोक्ता सीमांत उपयोगिता को क्या करेगा, पुनः घटाकर उसके क्या कर देगा, बराबर कर देगा। और इसमें सीमांत उपयोगिता को बढ़ाकर पुनः कीमत के क्या कर देगा, बराबर कर देगा।
तो नोट कर लो, यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी सीमांत उपयोगिता कीमत से कम हो जाती है। अतः उपभोक्ता तब तक किसी वस्तु की मांग घटाएगा जब तक सीमांत उपयोगिता बढ़कर कीमत के बराबर न हो जाए। अतः कीमत के बढ़ने पर मांग क्या होती है? घटती है। कीमत के बढ़ने पर मांग घटती है। तो ये अपना पहला था, सीमांत उपयोगिता का कीमत से संबंध। कीमत के संबंध से सीमांत उपयोगिता को अपने कीमत के संबंध से देखा था। अब चलिए दूसरी शर्तें देखते हैं। अपन कर लिया होगा आपने नोट। दूसरा देखते हैं, सम सीमांत उपयोगिता नियम। नोट कर लेना कॉपी में। देखिए कौन सा? सम सीमांत उपयोगिता नियम। इसमें कौन सी शर्तें पूरी होनी जरूरी है? इसमें वस्तुएं MU(x) अपॉन PX इज इक्वल टू MU(y) अपॉन PY, दोनों वस्तुएं क्या होनी जरूरी है? बराबर। देख लीजिए, चलिए देखते हैं। नोट करा करो, साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठा करो। MU(y) अपॉन PY, चलिए देखते हैं। देखो कि इस नियम के अनुसार उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में अपनी सीमित आय को इस तरह से खर्च करता है, अपनी आय को, अपनी एम को, किसको? एम को, अपनी आय को इस तरीके से खर्च करता है ताकि वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता का उसकी कीमत के साथ अनुपात क्या रहता है? समान रहता है। कि उपभोक्ता अपनी आय को इस तरीके से व्यक्त करता है, इस तरीके से उसको खर्च करता है, अपनी आय का इस तरीके से खर्च करता है, इस तरीके से उसका सदुपयोग करता है ताकि वो कीमत के अनुपात के क्या हो जाए? बराबर। कीमत के साथ अनुपात उसका क्या रहे? समान रहे। तो लिख लेना, इस नियम के अनुसार उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में अपनी सीमित आय को इस तरीके से खर्च करता है ताकि वस्तु की सीमांत उपयोगिता का उनकी कीमत के साथ अनुपात क्या रहता है? समान रहता है। इस संदर्भ में वो दो वस्तुएं लेगा। ये मैं आपको चैप्टर नंबर 2 में समझा चुकी हूँ अच्छी तरीके से, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि उसने दो वस्तुएं ली। दो वस्तुओं के संदर्भ में कौन कौन सी वस्तुएं? X और Y। कौन कौन सी वस्तुएं देखी उसने? X और Y की वस्तु नंबर X और वस्तु नंबर X और वस्तु नंबर Y। दो वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता और दो वस्तुओं की कीमत के साथ उस साम्य के संतुलन को किस प्रकार समझाएगा, वो अपन इस नियम के अंदर पढ़ेंगे। और ये नियम अपन उसमें भी पढ़ चुके हैं, उपभोक्ता के संतुलन के अंदर। इस नियम को अपन ने बड़े अच्छी तरीके से इसको कंप्लीट किया था। इस नियम के अंदर अपन ने इसकी सीमांत उपयोगिता का कीमत के साथ, सीमांत उपयोगिता का इन वस्तुओं के साथ, दोनों के साथ सीमांत उपयोगिता का क्या देखा था? संबंध देखा था। तो चलिए कि दो वस्तुएं लिए अपन X और Y उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति में अपनी
उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति में अब अगर अपन पहली स्थिति देखते हैं, पहली स्थिति की अपन गणना करते हैं कि जैसे अपन उसमें देखी थी सीमांत उपयोगिता नियम के अंतर्गत कि पहला केस देखा था कि एमयू ज्यादा थी किससे, पी से। अब पहली वस्तु ज्यादा रहेगी किससे, दूसरी वस्तु से। एक नंबर देखिए, यदि MU(x) अपॉन PX ग्रेटर देन MU(y) अपॉन PY, यदि MU(x) ग्रेटर देन किससे, PX से, और MU(y) किससे कम है, PX से, तो क्या स्थिति होगी, इसकी क्या स्थिति होगी, ये आपको क्या करनी है, बतानी है। MU(x) है अपनी PX और ग्रेटर देन किससे, MU(y) से। अब इसमें अपन क्या बताएंगे, इनके बारे में देखिए, लिखिए कि इस साम्य की स्थिति में यदि x की कीमत गिरती है तो MU(x) PX ग्रेटर देन MU(y) PY, ऐसी स्थिति में उपभोक्ता y की तुलना में x वस्तु की अधिक सीमांत उपयोगिता का पा रहा है। x की ज्यादा इकाइयां खरीदेगा, y की कम इकाइयां खरीदेगा, क्योंकि यहाँ पर PX में, यहाँ पर देखो इसमें कमी बता रहा है। अगर ये गिर रही है तो इसकी ज्यादा इकाइयां खरीदेगा और इसकी कम इकाइयां खरीदेगा, क्योंकि इसकी तो कीमत क्या रही है, बढ़ रही है, तो इसकी ज्यादा इकाइयां खरीदेगा। अगर x की कीमत घट रही है तो इसकी ज्यादा इकाइयां खरीदेगा, और p की क्या, और उसकी किसकी तुलना में, y की तुलना में, y की क्या करेगा, कम खरीदेगा। और अतः यह बताता है कि जब x की कीमत घटती है तो x की अधिक मांग करेगा, और तब तक करता रहेगा जब तक वह पुनः MU(x) बराबर MU(y) और PY न हो जाए। कहने का मतलब यह है कि जब उपभोक्ता की x की कीमत घटती है तो उपभोक्ता x की अधिक मात्रा खरीदेगा और y की क्या खरीदेगा, कम मात्रा खरीदेगा। और x की कीमत गिरती है तो उसकी मांग, x की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और ऐसा तब तक करता रहेगा जब तक MU(x) बटा PX MU(y) बटा PY बराबर न हो जाए। आया समझ में? तो नोट कीजिए कि साम्य की स्थिति में x की कीमत PX गिरती है तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता y वस्तु की तुलना में x वस्तु की अधिक सीमांत उपयोगिता पा रहा है, अतः वह x वस्तु की ज्यादा इकाइयां खरीदेगा तथा y वस्तु की कम खरीदेगा। जब x की कीमत घटती है तो x की क्या करेगा, x की अधिक मांग करेगा, और वह x की मांग तब तक करता रहेगा जब तक पुनः MU(x) बटा PX और MU(y) बटा PY न हो जाए, जब तक MU(x) बटा PY न हो जाए। तो यह थी पहली स्थिति जब अपन ने x की कीमत कम करके देखी। अब अपन चलते हैं दूसरी स्थिति के अंदर। दूसरी स्थिति देखो कौन सी है। दूसरी स्थिति में अपन बताएंगे कि y की कीमत तो होती है कम और x की कीमत क्या करती है, बढ़ती है। तो बता दो, यदि क्या बताओगे, यदि MU(x) PX less than MU(y) PY, PX और MU(y). अब अपन इसमें बताएंगे कि y की कीमत को देखते हुए बताएंगे। इसमें पहले में अपन ने x की कीमत को देखते हुए बताया, दूसरे में अपन किसको बताएंगे, y की कीमत को देखते हुए। चलिए नोट कीजिए। सही है। चलिए कि यदि x वस्तु की कीमत बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता y वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता x वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता से अधिक मिलती है, अतः वह x की मांग कम करेगा और y की ज्यादा, तथा x की कीमत बढ़ने पर
वह x की मांग तो कम करेगा, इसलिए x वस्तु की कीमत व उसकी मांग के बीच में विपरीत संबंध है तथा y की मांग तब तक करता रहेगा जब तक पुनः mu(x) बटा px mu(y) बटा py न हो जाए। वही बात है, x की कीमत बढ़ रही है तब वह किसकी मात्रा ज्यादा खरीदेगा, y की मात्रा ज्यादा खरीदेगा, क्योंकि इसकी कीमत क्या हो रही है, कम हो रही है, और इसकी तब तक खरीदेगा जब तक ये आपस में क्या हो जाए, बराबर न हो जाए। तो यदि x वस्तु की कीमत बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को y वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता x वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता से अधिक मिलती है, और अतः x की मांग कम करेगा और तब तक करता रहेगा जब तक वह y की, मतलब इसकी मांग तब तक करता रहेगा जब तक वह इसके क्या ना हो जाए, बराबर न हो जाए, आपस में यह शर्त कंप्लीट न हो जाए। तो अतः वह x की मांग कम करेगा तथा y की ज्यादा, अतः x की कीमत बढ़ने पर वह x की मांग कम करेगा, इसलिए x वस्तु की कीमत व उसकी मांग के बीच में कौन सा संबंध, विपरीत संबंध पाया जाता है, प्रतिलोम संबंध पाया जाता है, विलोम संबंध पाया जाता है, तथा y की मांग तब तक करता रहेगा जब तक पुनः mu(x) बटा px और mu(y) बटा py न हो जाए। वो ये जो स्टार्टिंग में लिखा था, विपरीत संबंध, प्रतिलोम संबंध, उल्टा संबंध, अप्रत्यक्ष संबंध, तो इस प्रकार से ये दो शर्तें हैं मांग के नियम की व्युत्पत्ति की। नंबर 1 कौन सी थी, सीमांत उपयोगिता जो कि कीमत के संबंध से थी, और दूसरी थी सम सीमांत उपयोगिता जो कि सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार थी। उसमें अपन ने mu बराबर p की शर्त पूरी की थी, एक बार बढ़ा के और एक बार कम करके। इसमें mu(x) बटा py और mu(y) बटा py की शर्त पूरी की थी। तो आज के टॉपिक में अपन ने देखा मांग का नियम और मांग के नियम की व्युत्पत्ति। अब इस चैप्टर के दो ही टॉपिक बचे हैं, मांग के नियम के लागू होने के कारण और मांग के नियम के अपवाद। अब इस चैप्टर का शायद एक वीडियो और बनेगा, या क्या पता दो भी बन जाए, हो सकता है तब तक अपन एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए अपना यही टॉपिक है। आपको समझ में, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इनको नोट कर लीजिए, और फिर मैं 5 क्वेश्चन छोटे वाले नोट करवा देती हूँ, फिर और उनका कमेंट के माध्यम से आपको जरूर जवाब देना, और अपनी नोट्स वाली कॉपी में उनको जरूर नोट करते रहना। उनके एक जैसे लिस्ट बनाते हैं ना, वैसे हर चैप्टर के पीछे जो जो टॉपिक हो रहे हैं उनके छोटे छोटे क्वेश्चन लिखते रहा करो, आपके प्रैक्टिस भी होती रहेगी, और कमेंट के माध्यम से जवाब दोगे तो आपको याद भी होते रहेंगे। चलिए 5 क्वेश्चन लिखवाती हूँ, आप इनको नोट कीजिए। नोट कर लिया होगा। देखिए 5 क्वेश्चन। पहला, मांग के नियम को परिभाषित कीजिए। देन दूसरा, मांग के नियम की मान्यताओं के लिए किस वाक्यांश का सामान्यतया प्रयोग करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, एक सामान्य मांग वक्र का ढाल एवं आकृति कैसी होती है। ये मैंने शायद मांग के नियम में आपको बताया नहीं, लेकिन पहले बताया होगा कि मांग का नियम का जो ढाल है वो ऋणात्मक होता है। हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि उसमें विपरीत संबंध पाया जाता है, इसलिए वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ऐसे बनता है, और अगर अपन ऐसे बनाए तो वो क्या होगा, धनात्मक। ये क्या है, ये है ऋणात्मक, और ये क्या है, धनात्मक। और चौथा है, बाजार मांग तालिका का आधार क्या है। पांचवा, मांग के नियम की 2 मान्यताएं बताइए, ऋणात्मक और धनात्मक। मांग के नियम की 2 मांग के नियम की 2 मान्यताएं बताइए। ये जो मांग का नियम था उसमें मैंने इसको शुरुआत में ही समझाया, अब आप इसको ढूंढना, मैंने कहा इसको इस टॉपिक का आंसर दिया है। तो इस प्रकार से अपना ये वीडियो इतना ही था, ये 5 क्वेश्चन, इनका आप जवाब जरूर देना, कमेंट के माध्यम से अपनी कॉपी में जरूर नोट करना। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अपने टॉपिक रहेंगे मांग के नियम के लागू होने के कारण और मांग के नियम के अपवाद। फिर 1-2 क्वेश्चन जो मेरे लिखवाने वाले हैं मैं आपको लिखवा दूंगी। तो मांग के नियम के लागू होने के कारण और मांग के अपवाद और कई क्वेश्चन है जो लिखवाऊंगी मैं। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसका एक वीडियो और देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, जय श्री बालाजी की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच।